हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 3 जो है उसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग थर्ड सेंचुरी क्राइसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, अगर फर्स्ट और सेकंड सेंचुरीज़ में बहुत ज़्यादा लार्ज पीरियड में हम लोगों ने देखा पीस की बात हो रही है, प्रॉस्पेरिटी की, इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा है। थर्ड सेंचुरी में हम लोग बात करेंगे कि कुछ ऐसे मेजर साइंस देखने को मिल रहे थे जिनसे कि इंटरनल डिस्टरबेंस या इंटरनल हम बोलते हैं क्लैशेस जो थे वो हो रहे थे। तो कहा जाता है कि 230 से लेकर ये जो अम्पायर थे उनके बीच में लड़ाइयाँ झगड़े होना स्टार्ट हो गए, और बहुत ज़्यादा मतलब हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नंबरिंग में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे थे। बहुत ज़्यादा वायलेंस जो था वो देखने को मिल रहा था। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि ईरान में एक न्यू और बहुत बड़ी हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डायनेस्टी जो थी वो मर्ज हुई थी। कब? 225 में, जो खुद को क्या कहते थे, ससानियंस कहते थे। और विद इन जस्ट 15 ईयर्स में उन्होंने अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्सपैंड कर लिया था, इंक्रीज़ कर लिया था अपने टेरिटरी को। और कहाँ तक पहुँच गए थे? यूफ्रेट्स तक पहुँच चुके थे। और जो फेमस रॉक्स थी उन पे इंस्क्रिप्शंस होना स्टार्ट हो गई। 3 इंस्क्रिप्शंस के बारे में बताया गया। लैंग्वेजेस थी शापुर फर्स्ट और ईरानियन रूलर के बारे में, जो कि क्लेम करते थे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं कि तहस नहस हो रही थी। हर एक चीज़ जो थी वो ख़त्म हो रही थी, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रही थी। किसके द्वारा? रोमन आर्मी के द्वारा। जो कितने लोग थे रोमन आर्मी में? 60,000 थे। और इवन उन्होंने बहुत सारा एरिया जो था वो एंटियोच का भी कवर कर रखा था। ठीक है। और उसके बाद मीनवाइल ये बताया गया कि होल सीरीज़ जो थी, मतलब पूरी अगर हम लोग बात करें जितनी भी ये लड़ाइयाँ झगड़े हुए, वो जर्मेनिक ट्राइब्स थे, या फिर हम लोग बात करें ट्राइबल कन्फेडरेसीज हुई, जिनमें हम लोग बोल सकते हैं कुछ उनमें फेडरेशंस बनाई गई, एग्रीमेंट्स हुए। ठीक है। तो जिसमें उन्होंने क्या करना शुरू किया? टू मूव अगेंस्ट द राइन। वो किसकी तरफ मतलब अगेंस्ट हो गए, किसकी तरफ मूव होना शुरू हो गए? राइन की तरफ और धानुबाई फ्रंटियर्स की तरफ। ठीक है। और उन्होंने कहा कि हम लोग को क्या करना, कौन सी पीरियड में ये जो होल पीरियड, ये जो पूरा टाइम पीरियड लिखा गया है यहाँ पर 233 से लेकर 280 का जो टाइम पीरियड था, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेजन्स हुए, बहुत ज़्यादा अटैक जो थे वो फेस करने पड़े। इवन बहुत सारे एरियाज़ को अपने कंट्रोल में ले लिया गया। उनका एरिया जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया, मतलब उन्होंने और एरियाज़ को अपने कंट्रोल में ले लिया, लाइक ब्लैक सी से लेकर एल्प्स तक, जो सदर्न जर्मनी और जर्मनी तक का एरिया उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। और जो रोमन्स थे उनको फोर्स किया गया कि वो अपनी टेरिटरी को या तो छोड़ दें या फिर कहाँ पे आ जाएं, दानुबाई में आ जाएं। देन उसके बाद ये बताया गया कि ये जो एम्पीरियर्स थे उस टाइम पर, ये जो पीरियड चल रहा था, तो वो कहीं ना कहीं अपने फील्ड्स को क्या करना चाहते, इन्हांस करना चाहते थे। और ये जो रोमन्स थे वो अपने फील्ड्स को क्या कहते थे? बर्बरेरियंस कहते थे। और ये बहुत तेज़ी से सक्सीड कर रहे थे, उनके जो एम्पीरियर्स थे बहुत उनको सफलता भी मिल रही थी थर्ड सेंचुरी में। और 25 इम्पीरियर्स जो थे 47 ईयर्स में उन्होंने सक्सीड कर लिया था। और उनमें बहुत ज़्यादा ऐसे साइंस और सिम्टम्स दिख रहे थे जिसमें कि आने वाले टाइम में, मतलब थर्ड सेंचुरी में, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करना था। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल लिटरेसी एंड कल्चर के बारे में, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि एक मॉडर्न फीचर था जिसमें रोमन सोसाइटी जो थी वो बहुत तेज़ी से क्या हो रही थी, मतलब न्यूक्लियर फैमिली को प्रिवेल कर रही थी। मतलब न्यूक्लियर फैमिली यहाँ पर देखने को मिल रही थी। जो अडल्ट्स थे वो क्या करते, वो अपने मतलब अपने घर में नहीं रहते थे, वो अपनी फैमिलीज़ को लेके, जब वो मैरिड हो जाते अपनी फैमिलीज़ को लेके सेपरेटली रहना शुरू कर देते। और एक्सेप्शनल जो उनके और एडल्ट ब्रदर्स होते, उनके साथ वो मतलब शेयर करते कॉमन हाउस होल्ड। ठीक है। घर के काम वगैरह हो गए जैसे। तो अगर हम लोग दूसरी साइड बात करें, जो स्लेव्स थे उनको फैमिली में इंक्लूड किया गया। एज अ रोमन्स जो थे उनको मतलब अच्छे से अंडरस्टैंड करते थे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उनके वो अंडरस्टूडेबल थे। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया, लेट रिपब्लिक जो फर्स्ट सेंचुरी BCE थी, तो उसमें बताया गया एक टिपिकल फॉर्म ऑफ मैरिज जो थी उसको फॉलो किया जाता था, कि जहाँ पर एक वाइफ होती थी, मतलब वाइफ जो थी वो क्या बताया जाता है यहाँ पे, कि वो ट्रांसफ़र टू हर हस्बैंड्स अथॉरिटी बट रिटेन्ड फुल राइट्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ हर नटेल नटाल फैमिली। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि वो ना
अपने हस्बैंड की जो अथॉरिटी तो उसके पास नहीं होती थी, लेकिन उसके पास फुल राइट्स होते थे कि जो उसकी बाप की मतलब प्रॉपर्टी है उस पर वो उसका पूरा अधिकार होता था। अब वुमेन जो थी वो डाउरी वगैरह लेकर कहाँ पर आती थी, अपने हस्बैंड के यहाँ आती थी ड्यूरेशन ऑफ मैरिज उस टाइम पर, ठीक है, दिया जाता था। लेकिन वुमेन जो थी वो प्राइमरी हायर होती है अपने फादर की, मतलब प्राइमरी हम बोल सकते हैं कि मतलब होल्डर होती है अपने बाप की जायदाद की, और इंडिपेंडेंटली वो क्या कर सकती थी, प्रॉपर्टी का ओनर भी होती थी जब उसके बाप की डेथ हो जाती, ठीक है। दस रोमन जो थे उन्होंने क्या किया, ये कहा कि ये जो वुमेन है वो तो बहुत अच्छा एक मतलब स्टेटस उनको मिल रखा है यहाँ पे, लीगली उनके पास राइट्स हैं कि उनके पास खुद की प्रॉपर्टी है, वो ऑन भी कर सकती है, रख भी सकती है, मैनेज भी कर सकती है प्रॉपर्टी को। और अगर अदर वर्ड्स की बात करें तो लॉ जो है वो मैरिड कपल के लिए एक फाइनेंशियल अथॉरिटी की तरह ही, मतलब फाइनेंशियल आइडेंटिटी की तरह यूज़ किया जाता था। लेकिन दोनों जो थे, दोनों मतलब वाइफ जो थी वो कंप्लीट लीगल इंडिपेंडेंस मानी जाती थी, ठीक है। उसके पास लीगली इंडिपेंडेंस थी कि वो क्या कर सकती है, मतलब ऑन भी कर सकती है, मैनेज भी कर सकती है प्रॉपर्टी को। डाइवोर्स उस टाइम पर बहुत इजी होते थे, और किसी भी तरह के नोटिस देने की या किसी भी तरह की रेजोल्यूशन अगर हो जाती है, मैरिज टूट जाती है, तो हस्बैंड वाइफ को किसी भी तरह के मतलब डाइवोर्स या इस तरह के क्लैशेस में पड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो वहाँ पर क्या बताया गया, मेल जो था वो क्या कर सकता था, मेल मैरिड होता था कब, लेट 20s में, मतलब 20s की एज में या अर्ली 30s में उसकी शादी होती। देन ये जो वुमेन थी मैरिड ऑफ कब होती, 10s में या अर्ली 20s में, 10 और 20 के बीच में ही उसकी शादी करा दी जाती। अब एज गैप इन हस्बैंड वाइफ के बीच में आप लोग को पता है बहुत ज़्यादा होता था उस टाइम पे, 10 से 20 साल का भी हो सकता था, और जो कि बहुत बड़ी एक इनइक्वालिटी थी। मैरिजेस जो थी उनको अरेंज किया जाता, नो डाउट कि वुमेन जो थी उनके हस्बैंड जो थे वही उनको डोमिनेट करते, उन पर डोमिनेट करते, मतलब टोटली उनको कंट्रोल करते। अब अगस्टाइन जो हैं वो एक ग्रेट एथलीट थे, उनने बिशॉप मतलब एक बात कही यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के लिए, उनने कहा कि मदर्स जो है वो रेगुलरली उनको मारा जाता है उनके पापा के द्वारा, उनके फादर के द्वारा, उनके हस्बैंड के द्वारा, ठीक है। और जो अदर वाइफ्स हैं वो कहीं ना कहीं मतलब जो स्मॉल टाउन्स में रहती हैं वो ग्रो अप हो रही हैं, और कहीं ना कहीं स्मॉलर ब्रशेस जो हैं, ब्रूसेस जो हैं वो शो कर रही हैं। फाइनली अगर हम लोग बात करें, फादर के पास एक लीगल कंट्रोल है कि वो अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकता है, अपनी वाइफ को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ये एक शॉकिंग डिग्री है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दी गई है कि एक लीगल पार्ट जो है वो किसी की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकती है, या उसको इतना मारोगे आप कि हाँ वो उसकी डेथ ही हो जाए, उसको मार ही दिया जाए, या उससे अनवांटेड चिल्ड्रन जो हैं वो मतलब लाए जाएँ या ऐसा वैसा कुछ भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो मतलब या उसको ऐसे बाहर छोड़ दिया जाए, यहाँ पे वो ठंडी से मर ही जाए। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पर बहुत चलती थी। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।